Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 11th March 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about National Deworming Day. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially from health segment. तो डीवॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले हमें समझना होगा अबाउट इंटेस्टाइनल वॉर्म्स. तो इंटेस्टाइन के अंदर होने वाले वॉर्म्स और उनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है उनके बारे में समझते हैं. दीज आर पैरासाइट्स. पैरासाइट्स आई होप यू अंडरस्टैंड हु लिव इन अ होस्ट एट द सेम टाइम दे डैमेज द होस्ट. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी होस्ट के अंदर रहते हैं और उस होस्ट को रेगुलर तौर पे डैमेज भी करते रहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं पैरासाइट. तो इंटेस्टाइनल वॉर्म्स आर पैरासाइट दैट लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड दे कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन इटसेल्फ एंड दे मोस्टली अटैक और इन्फेक्ट चिल्ड्रेन. तो बच्चों के पेट में हो जाते हैं ये पैरासाइट्स और वहाँ से फिर वो उनके विटामिन या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जिस कारण से वो बच्चों के हेल्थ में या न्यूट्रिशन को वो डैमेज करते हैं. ये जो पैरासाइट्स हैं दे आर नोन एज सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिन्ट्स. सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिन्ट्स या STH इनको इसलिए कहते हैं बिकॉज दे गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम सॉइल टू द इंटेस्टाइन ऑफ चिल्ड्रेन. इनके 3 टाइप हैं, राउंड वॉर्म्स, विप वॉर्म या हुक वॉर्म. ये कैसे ये बच्चों के इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं? तो देखिए इसके पीछे मुख्य कारण है ओपन डेफिकेशन. वैसे तो अब काफ़ी हद तक हमने ओपन डेफिकेशन फ्री कर लिया है इंडिया को, लेकिन ओपन डेफिकेशन से होता क्या था कि ओपन डेफिकेशन के कारण बहुत सारे ऐसे वॉर्म्स सॉइल के अंदर मिल जाते थे और फिर बच्चे तो सॉइल में खेलते ही हैं, वहाँ से सम ऑफ दीज वॉर्म्स वुड फाइंड वे to the stomach or the intestine of the children and that is how they would cause damage to these children. तो ये 3 तरह के worms, round worm, whip worm या hook worm, they would find path or passes to the intestine of children causing damage to the children. इस तरीके से बच्चों के अंदर वॉर्म के प्रॉब्लम्स हो जाते थे जिनको हम लोग कहते हैं सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिन्ट्स. इसके पीछे मुख्य कारण क्या है जी? ओपन डेफिकेशन. तो इस कारण से बच्चों का जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी हद तक हैम्पर होता है और इस कारण से उनके अंदर फिर कुपोषण या पुअर न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम्स होते हैं. तो इसको टैकल करने के लिए भारत सरकार ने शुरू किया है नेशनल डीवॉर्मिंग प्रोग्राम. नेशनल डीवॉर्मिंग प्रोग्राम के अंतर्गत क्या किया जाता है? साल में 2 बार, 6-6 महीने के अंतराल पे साल में 2 बार 1 से लेकर के 19 साल तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल नाम का टैबलेट खिलाया जाता है. सो नेशनल डीवॉर्मिंग प्रोग्राम साल में 2 बार, 6 महीने का अंतराल, उसमें 1 से 19 साल के बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट दिया जाता है. एल्बेंडाजोल टैबलेट इज अ डीवॉर्मिंग मेडिसिन. तो एल्बेंडाजोल इज कंसिडर्ड टू बी सेफ फॉर कंजम्पशन एंड इज सर्टिफाइड बाय WHO फॉर डीवॉर्मिंग. अभी साल में 2 बार किया जाता है. नॉर्मली ये होता है 10 फरवरी को और फिर वो होता है 10 अगस्त के आसपास. ऐसे 6 महीने के अंतराल पे होता है, लेकिन इस बार 10 मार्च को असम के अंदर हम लोग नेशनल डीवॉर्मिंग डे के अंतर्गत बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट दे रहे हैं. ये डे इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है वार्मिंग का जो प्रॉब्लम है, वार्मिंग के कारण जो होने वाले डैमेजेज हैं, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिन्ट्स जिनको कहते हैं, और फिर उससे इलाज के लिए जिस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है वो इम्पॉर्टेंट है. एल्बेंडाजोल टैबलेट जो होता है इट पैरालाइजेज द मसल्स ऑफ दीज वॉर्म्स. तो ये जो 3 तरह के वॉर्म्स हैं इनके मसल्स को एल्बेंडाजोल जो है पूरी तरह से पैरालाइज कर देता है. एंड दैट इज़ हाउ दीज वॉर्म्स लूज देयर ग्रिप ऑन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ द children and that is how these worms are flushed out of human body. इस तरीके से एल्बेंडाजोल काम करता है. और क्या क्या तरीके हो सकते हैं टू प्रिवेंट वॉर्म इन्फेक्शन? तो ओपन डेफिकेशन को रोकना, वॉशिंग ऑफ द हैंड्स ऑन रेगुलर बेसिस स्पेशली बिफोर ईटिंग और आफ्टर टॉयलेट, ये सब चीज़ें तो आप जानती हैं, एक बार देख लीजिएगा. सो दिस इज अबाउट वार्मिंग एंड देन डीवॉर्मिंग थ्रू एल्बेंडाजोल. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन and you can submit the answer in the comment section. The next article is about landslide atlas. Landslide atlas. This topic is important from our syllabus GS paper 3 disaster management point of view.
लैंडस्लाइड होता क्या है पहले वो जरा समझते। देखिए, लैंडस्लाइड कैन बी डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक, सॉइल, डेब्रिस ऑन अर्थ डाउन द स्लोप। तो ग्रेविटी के कारण जो मास वेस्टिंग होता है किसी भी स्लोपिंग सरफेस पे, उसको हम लोग कहते हैं लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड इज व्हेन द सॉइल और द रॉक इज डिस्प्लेस्ड अलोंग द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, तो अलोंग द स्लोप ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो यहाँ से मड, रॉक, सॉइल का एक लार्ज चंक अगर यहाँ से वो डिस्प्लेस होता है अलोंग द स्लोप ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसी को कहा जाएगा लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड इज मेनली ड्यू टू हेवी रेन। जब तेज बारिश होती है तो जो टॉप मोस्ट लेयर होता है सॉइल का, कभी कभार वो बह करके नीचे फ्लो करने लगता है, इसी को कहते हैं हम लोग लैंडस्लाइड। इंडिया के अंदर देखा जाए तो देयर आर मेनी एरियाज दैट आर लैंडस्लाइड प्रोन। अगर आप ध्यान से देखें तो हिमालयन रीजन प्लस ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, जो हिली एरिया हैं, स्लोपी एरिया हैं, वहीं पे लैंडस्लाइड का खतरा ज़्यादा। इन स्लोपी एरियाज पे जब बारिश होती है तेज, तो फिर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। लैंडस्लाइड के पीछे नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, सब मैन मेड फैक्टर्स भी हैं। नेचुरल फैक्टर्स लाइक हेवी रेन एंड अर्थक्वेक। देखिए, जब भी अर्थक्वेक आएगा तो द शेकिंग ऑफ द लैंड कॉजेज अ वीकनिंग ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, और जब ये टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल वीक हो जाता है, लूज हो जाता है, उस केस में अगर बारिश हो गई तो दैट में लीड टू लैंडस्लाइड। तो देयर आर नेचुरल फैक्टर्स लाइक rainfall and earthquake, लेकिन there are some man-made factors also behind landslide. For example, deforestation, mining, digging along the slope. अगर ज़्यादा पेड़ होंगे along the slope, तो पेड़ के जो roots होते हैं they keep the soil intact. लेकिन अगर deforestation किया जाए, ज़्यादा mining किया जाए, तो इससे जो top most layer होता है वो काफ़ी loose पड़ जाता है। उस केस में in the time of rainfall it may lead to landslide. तो ये सब कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं। देयर आर सम मैन मेड फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स पे थोड़ा और चर्चा करते हैं। देखिए, एज पर जियोलॉजिस्ट लैंडस्लाइड ज़्यादातर उन्हीं एरियाज में आता है जहाँ पे स्लोप 40 डिग्री या उससे ज़्यादा हो। उसके अलावा हाई इंटेंसिटी रेनफॉल होना चाहिए, तेज़ बारिश होगी तभी लैंडस्लाइड आएगा। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, उन्हीं जगहों पे लैंडस्लाइड आने का खतरा ज़्यादा रहता है जहाँ पे जो सॉइल के कंटेंट में क्ले का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो। क्ले, आपको पता है सॉइल भी अलग अलग टाइप के होते हैं। सॉइल के अंदर सैंड, सिल्ट, क्ले, लोम। तो जिन जगहों पे जो टॉप मोस्ट लेयर है वहाँ पे सॉइल के अंदर क्ले या लोम का कंटेंट ज़्यादा होगा, वहाँ पे लैंडस्लाइड का चांसेस ज़्यादा रहता है। कारण क्ले या लोम वाटर को रिटेन कर सकता है। तो देखिए, जब बारिश होगी तो टॉप मोस्ट लेयर में क्ले होगा या लोम होगा अगर, तो पानी को रिटेन कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इस कारण से वो सॉइल काफ़ी हेवी होने लगता है। और आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हैवीनेस दे स्टार्ट फ्लोइंग डाउन द स्लोप ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट लीड्स टू लैंडस्लाइड। तो 3 फैक्टर मेनली चाहिए नेचुरल तरीके से लैंडस्लाइड होने के लिए। 40 डिग्री से ज़्यादा स्लोप होना चाहिए, हाई इंटेंसिटी रेनफॉल होना चाहिए, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इन द स्लोप शुड बी आइदर क्ले और लोम बिकॉज दे हैव हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। अगर असम के अंदर बात की जाए तो ये जो नदर्न रीजन है हिमालयन फुटहिल्स वाला, दे आर प्रोन टू लैंडस्लाइड। इसके अलावा कार्बी एंगलोंग हिल्स के अलॉन्ग जो स्लोप्स हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डीमा आसान कचार डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे भी लैंडस्लोप के थ्रेट ज़्यादा है। और कामरूप रीजन में भी थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। देखिए, हाल फिलहाल में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC, जो कि इसरो की एक प्राइमरी सेंटर है, NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो की एक प्राइमरी सेंटर है, उसने रिलीज़ किया है लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। इस लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया में उन्होंने मेनली इंडिया के कौन कौन से जगहों पे लैंडस्लाइड का खतरा ज़्यादा है उसको मार्क किया है by studying the previous data. So they have studied about 80,000 landslides that have occurred in India in last 2 decades. और उसके बेसिस पे उन्होंने लैंडस्लाइड एटलस बनाया है, मार्किंग द एरियाज विच आर मोस्ट वल्नरेबल और प्रोन टू लैंडस्लाइड। इसमें उन्होंने मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स का नाम हाईलाइट किया है, द डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर मोस्ट
प्रोन और वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड, उसमें सबसे ऊपर आ रहा है नाम रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का इन उत्तराखंड। इट इज़ मोस्ट प्रोन टू लैंडस्लाइड। अगर टॉप 30 डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, लैंडस्लाइड प्रोन टॉप 30 डिस्ट्रिक्ट की, तो उसमें एक डिस्ट्रिक्ट हमारे आसाम से दिखता है, वो है कचार डिस्ट्रिक्ट, जो 22वें नंबर पे है। 30 टॉप मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स टू लैंडस्लाइड, उसमें एक कचार दिखता है 22वें नंबर पे। वहाँ पे लास्ट ईयर आया भी था लैंडस्लाइड। आई थिंक यू ऑल मस्ट बी एबल टू रिकॉल इट। तो पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखना है, एपीएससी या मेंस पर्सपेक्टिव से। इस साल का तो पेपर सेट हो गया होगा, तो इस साल तो ये आएगा नहीं, अगले साल के लिए याद रखना है और मेंस के लिए भी इसको याद रखना है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 8th Assam State Film Awards and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view। तो असम सरकार ने 8th Assam State Film Awards अनाउंस किए हैं हाल फिलहाल में। ये जो अवार्ड अनाउंस किए हैं वो किए गए हैं फॉर द ईयर 2018 एंड 19। अभी फैक्ट्स हैं, मैं बता देता हूँ, बाकी तो पीटी से पहले रटना होगा। बुलबुल कैन सिंग एंड जोनाकी फायरफ्लाइज, इनको दिया गया है रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला बेस्ट फिल्म अवार्ड्स फॉर 2018 एंड 19 रेस्पेक्टिवली। तो बुलबुल कैन सिंग 2018 की बेस्ट फिल्म है और 2019 के लिए जोनाकी फायरफ्लाइज। असम ट्रिब्यून नेशन टॉक्स को मिला है नरेन बरुआ अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑफ 2019। उत्कल हजौरी फॉर हिज रोल इन मूवी सस्पेंडेड इंस्पेक्टर बोडो एंड बेंजामिन देमेरी फॉर मूवी जोनाकी हैज़ बीन चोजन फॉर नटसूर्य फनी शर्मा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन 2018 एंड 19। लीमा दास बेस्ट एक्ट्रेस फॉर 2019 एंड अमृता गोगोई एंड डॉक्टर जानरा बेगम बेस्ट एक्ट्रेस फॉर ईयर 2018। ये सब रटना होगा पीटी से पहले, इस साल तो आएगा नहीं, अगले साल से पहले रटेंगे। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू अगेन। तो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इस्तेमाल हो सकता है। जीएस पेपर 2 में जब इंडिया बांग्लादेश पे आंसर लिख रहे हो, जीएस पेपर 5 में भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जब बात चल रही हो, तो वहाँ आप लिख सकते हैं कि इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन बिछाई जा रही है विच विल कैरी डीजल फ्रॉम नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड टू बांग्लादेश पार्वतीपुर डेपो, जो बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को बिलोंग करता है। तो हमारे यहाँ नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को कनेक्ट किया जा रहा है विथ दिस बांग्लादेश पार्वतीपुर डिपो। तो इस तरीके से ये है पार्वतीपुर डिपो, दिस वन इज पार्वतीपुर डिपो। तो देखिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से सिलीगुड़ी का ये पाइपलाइन होगा, डीजल पाइपलाइन, और फिर वहाँ से ये पार्वतीपुर डिपो होगा। तो ये जो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन है वो यही वाला पाइपलाइन है, ये वाला, दिस वन ओनली। दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। तो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन फ्रॉम सिलीगुड़ी टू पार्वतीपुर डिपो, और सिलीगुड़ी में सप्लाई आएगा फ्रॉम नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ये जो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन है इसकी लेंथ होगी 131.5 किलोमीटर, उसमें सिर्फ 5 किलोमीटर इंडिया में है, जबकि 126.5 किलोमीटर के आसपास बांग्लादेश के अंदर इसका लेंथ होगा। इसकी टोटल कैपेसिटी होगी 1 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम। इसको बनाने में कॉस्ट लगभग 377 करोड़ का है, जिसको ग्रांट के तौर पे दिया है भारत सरकार ने फॉर बिल्डिंग दिस पाइपलाइन। करंट न्यूज़ यही है कि इंडिया और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मिल करके इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन को इनॉग्रेट करने वाले हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट यासोंग फेस्टिवल। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मैक्सिमम मेंस में नहीं आना चाहिए। तो यासोंग जो है आप कह सकते हैं मणिपुर की होली है। इट इज़ मणिपुर्स वर्जन ऑफ होली। यासोंग इज अ फेस्टिवल ऑफ मेथी कम्युनिटी इन मणिपुर। इट इज़ देयर वर्जन ऑफ होली। It traditionally involves Thabal Chongba, which is a traditional dance by young people of Manipur, along with Jatrawali, which is a court play of Manipur. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली साइंड मैकेनिज्म ऑफ म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन विथ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ओनली के कारण। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, लेकिन पहला और तीसरा सही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।